हेलो, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। कैसे हो आप सब? बढ़िया। प्रिपरेशन हो रही है। अरे भाई, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का गैप आप लोगों को 2 दिन मिला है तो 2 दिन को यूटिलाइज करते ना। अभी भी टाइम है, अभी बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में आप लोग 80-90 तक भी स्कोर कर सकते हो 100 में से। ठीक है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और जो संजीवनी बूटी में दिया गया है वही छप के आएगा, जैसे कि आप लोग को पता है। तो भाई साहब, आज मैं आप सबके लिए इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट बी लेके आया हूं। तो काइंडली एक बार लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, बिकॉज अगर आप लोग लाइक कमेंट शेयर नहीं करते हो ना तो मेरा मोटिवेशन जो है बेटा वो डाउन होता है। ठीक है। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है, आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और थोड़ा थोड़ा अभिषेक भैया को सपोर्ट कीजिए भाई। ठीक है। देखिए, हम लोगों ने अभी तक कितना क्या कर लिया, जरा देखिए, जरा समझिए आप लोग। अपने लोगों ने अभी तक यूनिट नंबर 1 कर लिया। ओके भैया। यूनिट नंबर 2 कर लिया। ओके। यूनिट नंबर 3 कर लिया, जो कि आप लोगों को पार्ट ए मैराथन में मिलेगा। अगर कोई भी नोट्स लेना है तो टेलीग्राम बैन हो गया है, तो इसीलिए आप लोग व्हाट्सअप कम्युनिटी पे जुड़िए। हमारा जो व्हाट्सअप कम्युनिटी है ना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सअप कम्युनिटी पे जुड़िए, आप लोग को सारा का सारा नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। दोस्तों, अपने लोग ने यूनिट नंबर 1, 2, 3 अभी तक कर लिया। यूनिट नंबर 1 का मार्क्स वेटेज जो है वो 10 मार्क्स का है। वैसे ही यूनिट नंबर 2 का जो मार्क्स वेटेज है वो भी 10 मार्क्स का है। यूनिट नंबर 3 का जो मार्क्स वेटेज है वो 20 मार्क्स का है। मतलब अपने लोग ने अभी तक 40 मार्क्स का कवरेज कर लिया। 40 मार्क्स, 40 मार्क्स का अपने लोग ने कवरेज कर लिया है। तो अब क्या करने वाले हैं सर? यूनिट नंबर 4? मैं बोलूंगा नहीं, अभी अपने को यूनिट नंबर 4 नहीं करना है। अभी अपने लोग ये वाला मैराथन में करेंगे दोस्तों, यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 7। ये छोटा छोटा यूनिट जो है ये निपटा लेते हैं पहले। यूनिट नंबर 6 अगर आप कर लेते हो तो ये 20 मार्क्स आपको दिलाता है। यूनिट नंबर 7 अगर कर लेते हो तो 10 मार्क्स दिलाता है। मतलब यहाँ 30 मार्क्स का कवरेज हो जाएगा आप लोग। तो पहले अपने लोग यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 7 फटाफट 1 घंटे के अंदर अंदर निपटा लेते हैं। उसके बाद जो बाद बाकी का यूनिट है, जैसे यूनिट नंबर 5 और 4, उसको करेंगे अपने लोग। ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? तो एकदम जोश के साथ शुरू करना है भाई। एक बार लाइक कमेंट शेयर कर दो, बिकॉज तभी दुआ लगेगी भाई। दुआ तभी लगेगी जब आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, फटाफट से। जो भी करो फटाफट से करो। चलिए आइए। बहुत इजी चैप्टर, 20 मार्क्स आपके जेब में सुर करके। आइए। यूनिट नंबर 6 का नाम है दोस्तों फाइनेंशियल सर्विसेज। अब सबसे पहला ही क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट आर फाइनेंशियल सर्विस? फाइनेंशियल सर्विस का मतलब क्या होता है, एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज? अरे भैया, फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होता है, जरा एक बार समझाइए। फाइनेंशियल सर्विस मतलब वो सर्विस, जो सर्विस आपको बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड वाले कंपनी, या नॉन या एनबीएफसी वाले देते हैं। फाइनेंशियल सर्विस मतलब वो सर्विस, जो सर्विस आपको बैंक के तहत या फिर म्यूचुअल फंड वाली कंपनी या फिर इंश्योरेंस कंपनी या फिर एनबीएफसी के तहत आप लोगों को जो सर्विसेज मिलती है उसको बोलते हैं दोस्तों फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज आप लोगों को बैंक के तहत, इंश्योरेंस कंपनी के तहत, म्यूचुअल फंड्स के तहत या एनबीएफसी के तहत जो भी सर्विसेज मिलती है, उन सर्विसेज को अपने लोग बोलते हैं दोस्तों फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जरा देखिए फाइनेंशियल सर्विस के बारे में क्या लिखा हुआ है। फाइनेंशियल सर्विसेज आर द सर्विसेज provided by the financial institution and intermediaries related to the finance, investment, banking, insurance, fund management। तो जो कुछ भी सर्विसेज आपको बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज या म्यूचुअल फंड कंपनीज या एनबीएफसी प्रोवाइड करती है। सर एनबीएफसी का मतलब क्या होता है? नॉन बैंकिंग कॉर्पोरेशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। जो भी सर्विसेज आपको बैंक या फिर इंश्योरेंस कंपनी या फिर म्यूचुअल फंड वाला कंपनी प्रोवाइड करता है, उस सर्विसेज को अपने लोग बोलते हैं फाइनेंशियल सर्विस। उस सर्विस को अपने लोग बोलते हैं फाइनेंशियल सर्विस। These services help individuals and businesses to manage money, raise capital and invest funds effectively। ये सर्विसेज के वजह से, ये फाइनेंशियल सर्विसेज के वजह से एक इंडिविजुअल और एक बिजनेसमैन अपना मनी को मैनेज कर सकता है, वो कैपिटल को रेस कर सकता है। ठीक है। हम जैसे नॉर्मल नॉर्मल आदमी लोग अपना पैसा सेव करते हैं, और वही पैसा एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए लगाता है, और वो इन्वेस्ट करता है, और इन्वेस्ट करता है तो देश की तरक्की होती है दोस्तों। हमारा ही पैसा बिजनेसमैन यूज करता है अपना बिजनेस में पैसा लगाने के लिए, और फिर एक्सपांड कर जाता है उसका बिजनेस, अदानी बन जाता है, अंबानी बन जाता है वो, और
देश तरक्की कर लेता है और हमारा भारत विकसित भारत बन जाता है। क्लियर है? आइए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, एनबीएफसीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो फाइनेंशियल सर्विस कौन-कौन प्रोवाइड करता है? बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये सारी जो है, ये सारे क्या करते हैं? फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आप लोग को, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल सर्विस वो टाइप का सर्विस है जिस सर्विस को बैंक, इंश्योरेंस कंपनी या फिर म्यूचुअल फंड कंपनी या फिर एनबीएफसी कंपनीज प्रोवाइड करती है। वो टाइप की सर्विसेज को अपने लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल सर्विसेज। ये एक इंडिविजुअल को, एक बिजनेसेस को अपना मनी को मैनेज करने का मौका मिलता है, कैपिटल रेस करने का मौका मिलता है, अपना फंड्स को इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है कि मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, अरे भाई मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास इतना पैसा है क्या बताऊं, आईफोन वाईफोन लेके घूमता हूं, मेरे पास बहुत पैसा है। अगर ये 1 करोड़ रुपए मेरे पास पड़े हुए हैं तो वो 1 करोड़ रुपए मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों। ये सब सारी फाइनेंशियल सर्विसेज मेरे को कौन प्रोवाइड करेगी? बैंक। मेरे को बैंक बोलेगी कि आप हमारे बैंक में रखिए ये 1 करोड़ रुपए, हम आपको ब्याज देंगे। और बैंक क्या करेगी? वो 1 करोड़ रुपए को किसी को लोन दे देगी, किसी को लोन दे देगी, किसी तीसरे तीसरे बिजनेसमैन को लोन दे देगी। ठीक है, सीधा सा बात। उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल सर्विसेज। अब बात करते हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। क्या ऑब्जेक्टिव है? फाइनेंशियल सर्विस क्यों दिया जाता है? अरे बैंक का, इंश्योरेंस कंपनी का, म्यूचुअल फंड का रोल क्या है भैया? फाइनेंशियल सर्विस की जरूरत क्या है? फाइनेंशियल सर्विस का क्या ऑब्जेक्टिव है, जरा समझने की कोशिश कीजिए आप मेरे बेटे। सबसे पहले मोबालाइजेशन ऑफ सेविंग। मोबालाइजेशन ऑफ सेविंग मतलब कि फाइनेंशियल सर्विस जो है वो पब्लिक से सेविंग कलेक्ट करती है और उन पैसों को प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में लगाती है। मान लो कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, मेरे से एसबीआई ने कलेक्ट किया, लाओ अभिषेक भाई लाओ, लाओ अभिषेक भाई लाओ, 1 लाख रुपए लाओ। मेरे से एसबीआई ने 1 लाख रुपए कलेक्ट किया और उसी 1 लाख को किसी थर्ड पर्सन को दे दिया, किसी किसी वो थर्ड पर्सन को, बिजनेस को दे दिया। ठीक है, नॉर्मल इंसान जो बैंक में सेव करता है वही पैसा को एक बिजनेसमैन को दे दिया जाता है एज ए लोन। एज ए लोन हम लोग जो बैंक में सेव करते हैं ना पैसा, वही पैसा को एज ए लोन बैंक दे देता है किसी किसी वो तीसरे आदमी को, जाओ अपना बिजनेस बनाओ। तो मोबालाइजेशन ऑफ सेविंग, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपका जो सेविंग होता है वो अलमारी में नहीं पड़ा होता है, आपको ब्याज मिलता है सेविंग पे, इंटरेस्ट मिलता है सेविंग पे। बैंक में सेव करो, आपको 3% का ब्याज मिलेगा हर साल। Promotes investment. So they encourages individuals and businesses to invest money in different financial instrument. सीधा सा बात है, फाइनेंशियल सर्विसेज की वजह से इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस जो है वो इनकरेज होते हैं कि हाँ भाई मेरे को पैसा इन्वेस्ट करना है, मेरे को ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है। इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं इकोनॉमी में। प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो फाइनेंशियल सर्विस जो है वो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देते हैं, मदद करते हैं। नॉर्मली फाइनेंशियल सर्विसेज लोन्स या क्रेडिट भी प्रोवाइड करती है। अगर आपको लोन चाहिए होगा तो कहाँ पे जाओगे आप कोई बैंक में जाओगे? तो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड लोन्स, क्रेडिट एंड अदर फाइनेंशियल सपोर्ट टू बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में भी हेल्प करती है फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर मान लो कि मेरा एक सेविंग किसी एक नॉर्मल बिजनेसमैन को लोन के तहत दे दिया गया, तो वो बिजनेसमैन क्या करेगा? बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बनाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। नॉर्मल इंसान का सेविंग अगर एक बिजनेसमैन को दे दिया गया एज ए लोन, तो वो बिजनेसमैन क्या करेगा? वो बिजनेसमैन इंडस्ट्रीज का ग्रोथ करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा और हमारा देश का भी डेवलपमेंट होगा, तरक्की होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब इंश्योरेंस एंड अदर सर्विसेज जो है वो फाइनेंशियल रिस्क को कम करती है, रिस्क को कम करती है बेटा, रिस्क को। कि बेटा अगर आप इंश्योरेंस करवा के रखोगे तो मर जाओगे तो पैसा आपका फैमिली को मिलता रहेगा। रिस्क को भी कम करती है ये फाइनेंशियल सर्विसेज रिस्क को भी मैनेज करती है। कि फ्यूचर में तुम्हारा दुकान ना चले इसीलिए इंश्योरेंस करवा के रखो, फ्यूचर में तुम मर जाओ इसीलिए पहले से इंश्योरेंस करवा के रखो। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट, इंश्योरेंस एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज
हेल्प रिड्यूस फाइनेंशियल रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, कि कभी कोई दुर्घटना अगर घट गई तो हम आपको पैसा देंगे, बस आप इंश्योरेंस करवा के रखिए। ये तो ये इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनीज जो है, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज देती है, ये आपके रिस्क को मिटिगेट करती है, रिस्क को कम करती है। अरे समझा बाबू, रिस्क को आपका कम करती है। और इंप्रूव्स कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो कैपिटल मार्केट को और एफिशिएंट बनाती है, और एफिशिएंट बनाती है नॉर्मली। फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्रीज एफिशिएंसी इन मनी एंड कैपिटल मार्केट, लिख दीजिएगा सीधा सा बात है। फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो कैपिटल मार्केट या मनी मार्केट को और ज्यादा एफिशिएंट बनाती है। फिर वही बात किया गया, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप के फाइनेंशियल सर्विसेज होते हैं? आप लोगों को तो पता ही है कि फाइनेंशियल सर्विसेज के कितने टाइप होते हैं। जैसे हो गया बैंकिंग सर्विसेज। अगर बैंक अपना सर्विस देता है, बैंक बैंक कौन कौन सा सर्विस देता है भैया? बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लोन देता है, एटीएम सर्विस देता है, इंटरनेट बैंकिंग। तो बैंकिंग सर्विसेज जो होता है वो फाइनेंशियल सर्विसेज का ही हिस्सा है। फिर इंश्योरेंस सर्विसेज, भैया जो इंश्योरेंस प्लान होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, फायर इंश्योरेंस ले लो, ठीक है, फिर डेथ एक्सीडेंट ये वगैरह वगैरह, तो इंश्योरेंस सर्विसेज भी फाइनेंशियल सर्विसेज का ही हिस्सा है। इन्वेस्टमेंट सर्विसेज है, बहुत सारा आप देखोगे ना, शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, आप लोग का टीवी में ऐड आता होगा, म्यूचुअल फंड सही है, ये भी एक फाइनेंशियल सर्विसेज ही है। इन्वेस्टमेंट सर्विस जो होता है ये भी एक फाइनेंशियल सर्विस ही है। मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज है। मर्चेंट बैंक क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए। मर्चेंट बैंक हेल्प कंपनीज इन इशू मैनेजमेंट, अंडरराइटिंग एंड फाइनेंशियल कंसिस्टेंसी। अगर एक कंपनी को आईपीओ वगैरह लॉन्च करना है, अगर एक कंपनी को अपना शेयर्स बिकवाना है, तो वो मर्चेंट बैंक का हेल्प ले सकता है। मर्चेंट बैंक एक ऐसा संस्था है जो कंपनी को हेल्प करता है फॉर इशू मैनेजमेंट, फॉर अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स, ठीक है। अगर मान लीजिए कंपनी का शेयर्स नहीं बिक रहा है, तो मर्चेंट बैंक उसका हेल्प करता है और उसका शेयर्स बिकवा के देता है। अगर मान लीजिए कंपनी को आईपीओ लाना है, कंपनी को शेयर इशू करना है, तो मर्चेंट बैंक उन लोगों का हेल्प करता है नॉर्मली। क्लियर है? तो ये मर्चेंट मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज भी फाइनेंशियल सर्विसेज का ही हिस्सा है, फाइनेंशियल सर्विसेज का ही हिस्सा है। और म्यूचुअल म्यूचुअल फंड सर्विसेज, म्यूचुअल फंड सही है नहीं है, ये भी फाइनेंशियल सर्विसेज का ही हिस्सा है। क्रेडिट कार्ड, कस्टमर फाइनेंस सर्विसेज, आप लोग आजकल देखते हो ना नॉर्मली कि फाइनेंस पे लोग मोबाइल खरीदते हैं, फाइनेंस पे लोग मोबाइल खरीदते हैं, ठीक है। रहेगा 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 सैलरी 6,000, लेकिन वो क्या करेगा, वो बोलेगा आईफोन खरीदना है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, है ना। और हर महीना वो ईएमआई भरता है। तो आप देखते हो ना, फाइनेंस में करता है, फाइनेंस में मोबाइल लेता है वो। तो ये सब जो सर्विसेज है ये फाइनेंशियल सर्विसेज में ही पड़ता है। और फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज जो हो गया, नॉर्मली फॉरेन एक्सचेंज, आप जो फॉरेन में पेमेंट वगैरह करते हो, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, ठीक है। ये सब भी फाइनेंशियल सर्विसेज में ही पड़ता है। आप लोगों को बस नाम लिखना है, बना बना के लिख के आ जाना है, कोई दिक्कत का बात नहीं है इसमें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप 5-6 लिख दोगे, मार्क्स मिल जाएगा। तो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस के कितने टाइप्स है भैया? तो बैंकिंग सर्विसेज जो होते हैं, जैसे हमारा बैंक क्या करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लोन लोन देता है, एटीएम सर्विसेज, इंटरनेट बैंकिंग। बैंकिंग सर्विसेज जो है ये एक फाइनेंशियल सर्विस का हिस्सा है। इंश्योरेंस सर्विस जो है ये भी एक फाइनेंशियल सर्विस का हिस्सा है। इन्वेस्टमेंट सर्विसेज जो है ये भी एक फाइनेंशियल सर्विस का हिस्सा है नॉर्मली। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि शेयर्स पे, बॉन्ड्स पे, म्यूचुअल फंड्स पे आप लोग इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। मर्चेंट मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज मतलब कोई भी अगर कंपनी है, कोई भी अगर कंपनी है, उसका हेल्प अगर कोई मर्चेंट बैंकर कर रहा है नॉर्मली, अगर कोई भी अगर कंपनी है, उसको आईपीओ लाना है या उसको अपना शेयर्स बिकवाना है, उसका शेयर्स बिक नहीं रहा है, तो मर्चेंट बैंकर उसका हेल्प करता है। तो मर्चेंट बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि कंपनी को हेल्प करता है कि मैं आपका शेयर इशू कर देता हूं, आप, ठीक है। उसके बदले में वो कमीशन वमीशन लेता है। अंडरराइटिंग अंडरराइटिंग वाला चैप्टर पढ़ाए थे ना आप लोग, वही, वो सब सब काम मर्चेंट मर्चेंट बैंकर करता है, ठीक है। फिर म्यूचुअल फंड सर्विसेज, लीजिंग एंड हायर परचेज सर्विसेज, क्रेडिट कार्ड एंड कस्टमर फाइनेंशियल सर्विसेज। हम बोले ना, एक एक ऐसा ऐसे व्यक्ति होता है जिसका सैलरी 15,000 रहता है, 6,000 रहता है, लेकिन वो लोग आईफोन लेके घूमता रहता है ना। तो ये क्या है, ये आपका डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है।
अब बात करेंगे मर्चेंट बैंक क्या होता है, जरा आप समझने की कोशिश कीजिए। मर्चेंट बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है जो कंपनी को पैसा रेस करने में हेल्प करता है। अरे कंपनी के शेयर्स नहीं बिक रहे हैं, मर्चेंट बैंक हेल्प करेगा। कंपनी के पैसा रेस करने में मर्चेंट बैंक हेल्प करेगा, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट एडवाइस देगा। मर्चेंट बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन रहता है जो कि कंपनी को हेल्प करता है, एक प्रॉपर कंपनी को हेल्प करता है कि मार्केट से कैसा पैसा रेस करना है आपको, आईपीओ लाना है। अरे शेयर्स नहीं बिक रहे भाई साहब, शेयर्स बिकवा के देगा मर्चेंट बैंक। अंडरराइटर का भी वो काम करेगा, वो काउंसलिंग भी करेगा। तो एक कंपनी को शेयर्स इशू करने के वक्त में जितने भी हर्डल्स हैंडल करने पड़ते हैं, वो हर्डल कौन लेता है? मर्चेंट बैंक। तो मर्चेंट बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मर्चेंट बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कंपनी को पैसा रेस करने और फाइनेंशियल मैटर में एडवाइस देने में हेल्प करता है। जितने भी कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइस है वो सब मर्चेंट बैंक देता है, मर्चेंट बैंकर देता है, ठीक है। मर्चेंट मर्चेंट बैंक जो है वो बहुत सारा सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे इशू मैनेजमेंट, अंडरराइटिंग का सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइस कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, फिर कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, बहुत सारा। तो मर्चेंट ये बैंक क्या है? तो मर्चेंट बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कंपनी को पैसा रेस करने में और फाइनेंशियल मैटर्स में एडवाइस देने में हेल्प करता है। देखिए लिखा हुआ, देखिए लिखा हुआ है बेटा। A merchant bank is a financial institution that provides specialized financial services such as issue management। सर कौन कौन सा सर्विस प्रोवाइड करता है? इशू मैनेजमेंट, अंडरराइटिंग का, इन्वेस्टमेंट एडवाइस, प्रोजेक्ट काउंसलिंग एंड कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग। मतलब कंपनी को शेयर्स के रिलेटेड जो भी एडवाइस चाहिए वगैरह वगैरह, अंडरराइटिंग का, इशू मैनेजमेंट का, प्रोजेक्ट काउंसलिंग का, कुछ भी एडवाइस चाहिए, सब कुछ मर्चेंट बैंक हेल्प करता है। मर्चेंट बैंक मेनली हेल्प कंपनीज रेस कैपिटल फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट। मर्चेंट बैंक ये हेल्प करता है कि किस तरीके से एक कंपनी जो है फाइनेंशियल मार्केट से पैसा उठा सकता है। अगर एक कंपनी पैसा नहीं उठाएगा फाइनेंशियल मार्केट से तो बिजनेस कैसे करेगा? तो मर्चेंट बैंक हेल्प करता है कि किस तरीके से एक कंपनी वो जो कैपिटल है वो रेस कर सकता है फाइनेंशियल मार्केट से, फाइनेंशियल मार्केट से कैसे करके वो रेस कर सकता है। और बेटा मर्चेंट बैंक को है ना रेगुलेट कौन करता है? सेबी। मर्चेंट बैंक को रेगुलेट करता है सेबी, याद रखिएगा। मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय सेबी। ठीक है, एग्जांपल 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 भैया, जैसे एसबीआई कैपिटल मार्केट एंड आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज प्रोवाइड्स मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज। एसबीआई कैपिटल मार्केट जो है वो मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज भी मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है नॉर्मली। तो याद रखिएगा मर्चेंट मर्चेंट बैंकिंग को कौन रेगुलेट करता है भैया? सेबी रेगुलेट करता है। कौन? सेबी। तो मर्चेंट बैंकिंग एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कंपनी को सारा का सारा एडवाइस देता है, सारा फाइनेंशियल एडवाइस देता है कि किस तरीके से शेयर्स को इशू करना है, किस तरीके से शेयर मैनेज करना है, किस तरीके से शेयर का अंडरराइटिंग करना है। अरे भैया शेयर नहीं बिक रहे हैं, कंपनी के शेयर नहीं बिक रहे हैं, मर्चेंट बैंक बिकवा के देगा। वो अंडरराइटर बनेगा, बिचौलिया बनेगा। वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट एडवाइस देता है, काउंसलिंग करता है, पूरा का पूरा कंपनी को समझाता है कि किस तरीके से शेयर्स का काम करना है। तो कौन कौन है मर्चेंट मर्चेंट बैंकर का एग्जांपल? एसबीआई कैपिटल मार्केट और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जो है ये मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इंपॉर्टेंस, मर्चेंट बैंक का भैया इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले मर्चेंट बैंक जो है वो कैपिटल रेस करने में हेल्प करता है। एक नादान सी नन्ही सी कंपनी जिसको अभी कैपिटल उठाना है, जिसको भी मार्केट से कैपिटल उठाना है और बिजनेस को एक्सपांड करना है, खूब एक्सपांड करना है, तो वो हेल्प मर्चेंट बैंक करता है एक कंपनी को। एक मर्चेंट बैंक एक कंपनी को कैपिटल रेस करने में हेल्प करता है। फिर ये मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इशू, जितने भी शेयर्स है उसका 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 मैनेज जो है, जैसे आईपीओ लाना है, एफपीओ लाना है, एक कंपनी को आईपीओ लाना है, एफपीओ लाना है, तो ये सब सारा चीज मैनेज कौन करता है? मर्चेंट बैंक एक कंपनी के बिहाफ में। प्रोवाइड्स फाइनेंशियल कंसल्टेंसीज, मर्चेंट बैंक जो है वो एक कंपनी का इन्वेस्टमेंट या एक्सपांशन, मर्जर, फाइनेंशियल प्लानिंग पर पूरा एडवाइस देता है कि कंपनी को कहां कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां कहां एक्सपांड करना चाहिए, क्या क्या मर्जर करना चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग। कंपनी के जितने भी फाइनेंशियल एडवाइस है वो सारा का सारा कौन देता है? मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंक का यही है कि कंपनी का कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस है, जैसे कि मान लीजिए कंपनी इन्वेस्ट करेगा, कहां इन्वेस्ट करे, कहां नहीं इन्वेस्ट करे, एक्सपांड एक्सपांड करेगा, मर्ज करेगा किसी के साथ, वो सारा एडवाइस मर्चेंट बैंकर देता है।
क्लियर है? अंडरराइटिंग सर्विस, मर्चेंट मर्चेंट बैंकर जो है वो अंडरराइटिंग सर्विस भी देता है। मान लीजिए मान लीजिए कि कंपनी रोते रोते पहुंची मर्चेंट बैंकर के पास कि साहब जी मेरा शेयर नहीं बिक रहा है। तो मर्चेंट बैंकर बोलेगा अरे आप रो क्यों रहे हो? हम आपका शेयर बिकाएंगे, तो बस कमीशन चाहिए, हमको आप कमीशन दीजिए, हम आपके कंपनी के शेयर्स बिकवा देंगे। अंडरराइटिंग सर्विसेज प्रमोट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। मर्चेंट बैंक जो है वो इस देश की तरक्की में अपना रोल निभाते हैं। देखिए, अगर एक कंपनी को वो हेल्प करेगा, नॉर्मली एक कंपनी के शेयर्स बिकवाने में हेल्प करेगा, कैपिटल रेस करने में हेल्प करेगा, मतलब कि कंपनी एक्सपांड करेगी, और कंपनी एक्सपांड करेगी तो देश का डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। और मर्चेंट बैंकर की वजह से कैपिटल मार्केट में भी डेवलपमेंट होता है, कैपिटल मार्केट में भी डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। क्लियर है? कर लीजिएगा इसको, बिल्कुल सर कर लेंगे। तो मर्चेंट बैंक क्या है सर? मर्चेंट बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो कंपनीज को हेल्प करती है सारा का सारा फाइनेंशियल एडवाइसेस के रिलेटेड, अंडरराइटिंग, पब्लिक इश्यूज, रेजिंग कैपिटल, इसमें हेल्प करती है नॉर्मली, कि कंपनी को कोई दिक्कत ना हो शेयर इशू करने के मामले में। बात करते हैं क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग क्या होता है? आपने कभी सुना है क्या क्रेडिट स्कोर के बारे में? आपने कभी क्या लोन पे कोई सामान लिया है क्या? लोन पे कोई सामान लिया है? क्या मोबाइल लिया है या कुछ भी आपने लोन पे लिया है क्या? अगर लोन पे कोई सामान लेते हो ना, तो सबसे पहला चीज वो चेक करता है आपका क्रेडिट स्कोर। अगर आपका क्रेडिट स्कोर गंदा है तो आपको लोन नहीं दिया जाएगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको लोन दिया जाएगा। लोन पे आप कुछ भी लेते हो, एसी लेते हो, फ्रिज लेते हो, मोबाइल लेते हो, घर लेते हो, ज्वेलरी लेते हो, कोई भी चीज लोन पे लोगे, सबसे पहला चीज चेक किया जाएगा आपका क्रेडिट स्कोर। आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाएगा नॉर्मली, इसका रिकॉर्ड कैसा है, ये लोन वोन भरता भी है या नहीं भरता है। क्रेडिट स्कोर मतलब इसका रिकॉर्ड कैसा है, ये पुराने पुराने लोन को भरा है टाइम से या नहीं भरा है। अगर रिकॉर्ड खराब रहा आपका, आपको लोन नहीं दिया जाएगा। अगर रिकॉर्ड अच्छा रहा तो आपका लोन देने का चांसेस बढ़ जाएगा, लोन देने का चांसेस बढ़ जाएगा। क्रेडिट रेटिंग का मतलब समझिए आप लोग, क्रेडिट रेटिंग एक ऐसा रेटिंग या स्कोर होता है जो बताता है कि कंपनी क्या लोन या इंटरेस्ट टाइम पे देगी। जैसे एक इंडिविजुअल का क्रेडिट स्कोर लगाया जाता है, वैसे ही एक कंपनी का भी क्रेडिट स्कोर लगाया जाता है। क्रेडिट स्कोर एक ऐसा स्कोर है जो बताता है कि कंपनी क्या ये टाइम पे लोन भर देगी ना। अरे ये बकलोल कंपनी जो लोन ले रहा है वो टाइम पे लोन भरेगी कि नहीं भरेगी, ये बताता है क्रेडिट रेटिंग। यही चीज बताता है क्रेडिट रेटिंग। ये रेटिंग स्पेशल एजेंसीज देती है, बहुत सारा स्पेशल एजेंसीज है, जैसे कि CRI, SIL, IRCA, केयर, ये सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है जो कि ये क्रेडिट स्कोर्स देती है नॉर्मली, क्रेडिट स्कोर्स। तो सीधा सा बात है, अगर आप लोन लेने गए हो कहीं पे, अगर आप मोबाइल खरीदने गए हो EMI पे, या लोन लेने गए हो, कुछ भी अगर लोन लेने गए हो, सबसे पहले आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाएगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर गंदा है, मतलब पिछला आपने लोन अच्छे से नहीं भरा है, EMI अच्छे से नहीं भरा है, आप मेंटेन नहीं करते हो, आपको लोन रिजेक्ट हो जाएगा। अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो लोन देने का चांसेस आपका बढ़ जाए। बात समझ में आई कि ना आई बताओ? लिखा हुआ है, देखो। क्रेडिट रेटिंग मींस इवैल्यूएशन ऑफ द क्रेडिट वर्थनेस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी, इंस्टीट्यूशंस एंड और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बाय स्पेशलाइज्ड रेटिंग एजेंसीज। कुछ ऐसे स्पेशल एजेंसीज होते हैं, जैसे CRI, SIL, IRCA और केयर। कुछ ऐसे स्पेशल एजेंसीज होते हैं, ठीक है, जो क्रेडिट स्कोर देते हैं कि ये कंपनी लोन भर भी पाएगी टाइम से कि नहीं भर पाएगी, ये कंपनी लोन वो टाइम से भर पाएगी कि नहीं भर पाएगी। इट इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ द बोरोवर टू repay debt and interest on time। सीधा सा बात है, ये बताता है कि क्या जो कंपनी है वो टाइम से वो डेट पे कर पाएगी कि या नहीं पे कर पाएगी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले तो भैया ये असेसमेंट ऑफ क्रेडिट रिस्क करता है, मतलब कि क्रेडिट रेटिंग इन्वेस्टमेंट या लेंडिंग में रिस्क को मेजर करता है। ये रिस्क को मेजर करता है कि इसको लोन देने से कितना रिस्क है, ये कंपनी को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्रेडिट रेटिंग
मेजर्स द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। इस बुड़बक कंपनी को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो क्रेडिट स्कोर देख के पता चलता है। इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है ये, ठीक है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। हेल्प्स इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर इन डिसीजन। तो एक इन्वेस्टर रेटिंग देख के ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है, ठीक है। अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करने वाले हो, किसी को भी लोन देने वाले हो 1 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया, तो सबसे पहले उसका क्रेडिट स्कोर देखोगे कि अपना क्रेडिट स्कोर दिखाओ पहले, हम तुम्हारा क्रेडिट स्कोर को देख के ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे। प्रमोट्स इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। क्रेडिट रेटिंग जो है वो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। मान लीजिए कि क्रेडिट स्कोर अच्छा है मेरा, तो सामने वाला व्यक्ति भी खुश होगा कि हाँ भाई अच्छे इंसान को लोन दे रहे हैं, वो टाइम पे लोन दे देगा हमको। क्रेडिट स्कोर अच्छा है मेरा, मान लो क्रेडिट क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, सामने वाला इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ भाई ये टाइम से लोन चुका देगा मेरा। प्रॉपर रेटिंग इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर्स इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इनकरेजेस हेल्दी कैपिटल मार्केट। मार्केट में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। कैपिटल मार्केट में ना ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़ेगी, कोई धांधली पंती नहीं चलेगी नॉर्मली। क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव्स द ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन द फाइनेंशियल मार्केट, हेल्प्स कंपनीज रेस फंड। इससे क्या होगा कि हर एक कंपनी, हर एक एकदम डिजर्वेबल कंपनी जो है, हाईली रेटेड कंपनी जो है, वो इजिली फंड्स को रेस कर लेगी। जिसका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा वो कंपनी आराम से लोअर कॉस्ट में फंड्स को रेस कर लेगी, उसको मिली जाए, वो पैसा उठा लेगी मार्केट से जिसका अच्छा क्रेडिट स्कोर है। अगर मेरा ही अच्छा क्रेडिट स्कोर है तो मैं कितना भी लोन लेना चाहूं ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमेशा क्रेडिट स्कोर को या क्रेडिट रेटिंग को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। रेटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशंस एंड रिपेमेंट और कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। सीधा सा बात है, रेटिंग जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि क्या कंपनी कैपेबल है, क्या कंपनी इतना क्या क्या कंपनी इतना ये मतलब कि कैपेबल है कि वो सारा का सारा चीज प्रोवाइड कर सके। ओके, आइए, आइए जी, आइए देखिए। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट रेटिंग। अरे भैया क्रेडिट स्कोर का लिमिटेशंस क्या है। क्रेडिट स्कोर जो है इसका तो कुछ लिमिटेशंस भी होगा ना भैया, बेइज्जती भी होगा ना, तो इसका बेइज्जती करिए ना, थोड़ा सा मजा आएगा हमको बेइज्जती करने में, आइए। तो क्रेडिट रेटिंग का जो लिमिटेशंस पढ़िएगा ना, उसका ना आप डेफिनेशंस पहले लिख दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले आप डेफिनेशंस लिखिएगा, उसके बाद लिमिटेशंस पढ़ते हैं। तो वो क्रेडिट स्कोर का लिमिटेशंस क्या है, सबसे पहले नो गारंटी ऑफ सेफ्टी। क्रेडिट रेटिंग इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से सेफ्टी या गारंटी नहीं देती है, पूरी तरीके से सेफ्टी या गारंटी नहीं देती है। अगर मेरा क्रेडिट स्कोर अच्छा है, बेटर है, अगर मेरा क्रेडिट स्कोर ऐसा है ए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पैसा चुका ही दूंगा, मैं फिर भी पैसा भाग ही सकता हूँ। अरे इंसान की नीयत कभी भी खराब हो सकती है, लास्ट मोमेंट में भी खराब हो सकती है। नो गारंटी ऑफ सेफ्टी। क्रेडिट स्कोर अच्छा है इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छे नहीं है, हम अच्छे ही हैं, हम बाद में हो सकता है फ्रॉड निकले, हम लास्ट में फ्रॉड निकले, ठीक है। अब देखते हो ना कि आप लोगों के लाइफ में एक आती है नॉर्मली ये, या एक आता है जो पहले पहले बहुत साधु बनता है, আমি তো খুব ভালো, আমি তো খুব ভালো, আমি তো খুब भालो, और वही आलू बना के चला आता है आपको, ठीक है। तो जो जो यहाँ पे दिखता है वो सच नहीं होता, ठीक है। तो किसी किसी कंपनी का ना क्रेडिट स्कोर अच्छा है और वो इंटेंशनली क्रेडिट स्कोर अच्छा करता है पहले पहले, लेकिन बाद में क्या पता वो भाग जाए, जिस जैसे विजय विजय माल्या, विजय माल्या। तो यहाँ पे वही दिया हुआ, क्रेडिट रेटिंग डज नॉट गारंटी कंप्लीट सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट और रीपेमेंट, ठीक है, वो गारंटी नहीं देता। अच्छा, बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन, रेटिंग एजेंसीज के पास जितना इंफॉर्मेशन रहेगा उतने इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही वो रेटिंग्स बनाएगा। रेटिंग एजेंसीज के पास पूरा का पूरा जन्म चिट्ठा तो नहीं रहेगा एक कंपनी के पास। रेटिंग एजेंसीज के पास जितना इंफॉर्मेशन रहता है, जितना लिमिटेड इंफॉर्मेशन रहता है, उतने पे ही वो रेटिंग सेट करता है। लेकिन कभी कभी वो ना इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन रहता है, कभी कभी कंपनी अपने बारे में झूठ झूठ लिखता है, इनकरेक्ट लिखता है, इनकम्प्लीट लिखता है, उसकी वजह से रेटिंग भी खराब हो जाती है। रेटिंग एजेंसीज जो है वो जो रेटिंग वेटिंग देती है नॉर्मली, तो ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी का इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन हो या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हो, वो देख के रेटिंग सेट कर दिया जाए।
कभी कभी वो गलत भी हो सकता है, दैट्स वाई कोई यहाँ पे भरोसा नहीं, कोई यहाँ पे भरोसा नहीं कि आपका पैसा बुड़ेगा या आपका पैसा फंसेगा, कोई दिक्कत, कोई यहाँ पे भरोसा नहीं। फिर पॉसिबिलिटी ऑफ रेटिंग एरर्स। अब इसका मतलब क्या होता है कि ह्यूमन जजमेंट्स और फोरकास्टिंग एरर्स की वजह से भी रेटिंग गलत हो सकता है। मतलब इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है, हो सकता है कि हो सकता है एजेंसी में कोई ऐसा ह्यूमन बैठा हुआ है, ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं, ह्यूमन एरर्स से भी रेटिंग गलत हो सकता है, रेटिंग गलत हो सकता है। रेटिंग में चेंज फ्रीक्वेंटली। ठीक है, मान लीजिए एक इंसान ने एक लोन बहुत अच्छा दिया, एक लोन का ईएमआई बहुत अच्छा दिया और दूसरे लोन में ही अपना रंग बदल दिया। तो आप देखिए, एक कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशंस जो है ना वो अचानक से चेंज हो सकता है, तो रेटिंग्स भी अचानक से चेंज हो सकता है। एक कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन अचानक से चेंज हो सकता है। कोई राजा आज बना हुआ है तो फ्यूचर में वो रंक भी बन जाएगा, वो फ्यूचर में रंक भी बन जाएगा। कोई अगर आज राजा है तो रास्ता पे भी आ सकता है नॉर्मली। तो रेटिंग्स जो है वो फ्रीक्वेंटली चेंज भी हो सकता है, अचानक चेंज भी हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है क्रेडिट रेटिंग का। तो क्रेडिट रेटिंग देख के तो काम मत कीजिए अपना। एंड डज नॉट मेजर मार्केट रिस्क। ये जो क्रेडिट रेटिंग है ये मार्केट रिस्क को ना मेजर नहीं करता कि मार्केट में क्या रिस्क है। आप लोन तो दे दोगे भाई रेटिंग्स देख के। कोई अगर बिजनेस मान लीजिए 5 लाख का लोन मांगा तो आप लोन तो दे दोगे, लेकिन उसका बिजनेस में कितना रिस्क है उसको पता कर पाओगे क्या? वो जो बिजनेस करने वाला है वो रिस्की है या वो अच्छा है वो पता कर पाओगे क्या? बस की बात नहीं है, बस की बात नहीं है। तो डज नॉट मेजर मार्केट रिस्क। फिर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब सर, इसका मतलब रेटिंग फीस जो है वो कंपनीज ही पे करती है। रेटिंग फीस जो है वो कंपनीज ही पे करती है। तो कभी कभी एजेंसीज पर प्रेशर आ सकता है कि रेटिंग बेटर दिखाई। कंपनी ऐसा करके फोन करके बोलेगा, ए देखो, हम तुमको हर महीने रेटिंग फीस देते हैं ना, ए एजेंसी, हमारा कंपनी का रेटिंग अच्छे से दिखाओ। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान को हम घूस वूस देके बोले हमारा कंपनी का रेटिंग जो है अच्छा दिखाइए आप, हम आपको पे करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एजेंट इंटरेस्ट। Sometimes rating agencies may face pressure from the companies issuing securities because companies themselves paying rating fees. अरे कंपनी खुद ही तो रेटिंग फीस पे कर रहा है, तो कंपनी बोलेगा ना उसको कि हम हर महीना रेटिंग फीस आपको पे करते हैं नॉर्मली, आप हमारा रेटिंग अच्छा दिखाइए वरना हम नहीं करवाएंगे आपसे काम, हम आपसे काम नहीं करवाएंगे। ठीक है, अब देखिए वही चीज, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का फंक्शंस बताने बोला है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है वो क्या क्या करता है। सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या है। सुनिए, सबसे पहले बात करते हैं कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन है। भैया कौन है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी? तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और डेट इंस्ट्रूमेंट की क्रेडिट वर्थनेस को चेक करती है, लोन चुकाने की कैपेसिटी को चेक करती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वो एजेंसी होती है जो कंपनीज के लोन चुकाने की कैपेसिटी को चेक करती है, क्या ये कंपनी लोन चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। उसकी कैपेसिटी को जो कंपनी, जो एजेंसीज चेक करती है उस एजेंसीज को अपने लोग बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। अरे बहुत सारा कंपनी है, बहुत सारा कंपनी है, जैसे कि टाटा है, जैसे रिलायंस है, जैसे अदानी है। ठीक है, बहुत सारा कंपनी है। तो क्रेडिट एजेंसी का काम क्या रहता है? क्रेडिट एजेंसी क्या करती है? क्रेडिट एजेंसी जो है वो कंपनी के लोन चुकाने की कैपेसिटी को चेक करती है, क्या ये टाटा लोन चुका पाएगा, रिलायंस चुका पाएगा, अदानी चुका पाएगा। तो क्रेडिट एजेंसीज बस क्रेडिट स्कोर निकालती है, वो क्रेडिट स्कोर से पता चल जाता है कि क्या इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है कि नहीं रहा है, क्या इसका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा रहा है कि नहीं रहा है, ये कंपनी चुकाती है लोन कि नहीं चुकाती है, अगर नहीं चुकाती है नहीं देंगे, अगर चुकाती है देंगे लोन। अगर अगर वो पिछला लोन सारा का सारा अच्छा चुकाया है तो क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा नॉर्मली। तो वही होता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ये एजेंसीज बताती है कि किसी कंपनी को पैसा देना सेफ है या नहीं है। ये एजेंसीज आपको यही बताती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आपको यही बताती है कि पैसा देना किसी को सेफ है या फिर नहीं है, बात खत्म। जैसे मान लीजिए CRISIL, IRCA, केयर, ये सब ऐसे ऐसे क्रेडिट एजेंसीज है, ये सब ऐसे ऐसे क्रेडिट एजेंसीज है
जो ये बताती है कि पैसा देना सेफ है कि नहीं। आइए बात करते हैं कि फंक्शंस ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। अरे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या क्या काम करता है सर? वो सबसे पहले असेसमेंट ऑफ क्रेडिट वर्थनेस, वो ये चेक करता है कि कंपनी का औकात है क्या लोन चुकाने का। वो असेसमेंट करता है, वो असेस करता है कंपनीज को, क्या ये कंपनी जो लोन मांग रहा है इसका औकात है लोन चुकाने का, ये चुका पाएगा लोन। अरे 5 करोड़ का लोन मांग रहा है, चुका पाएगा? ये चेक करता है क्रेडिट एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ठीक है। फिर प्रोवाइड्स क्रेडिट रेटिंग, ये क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करता है। दे असाइन रेटिंग टू द डिबेंचर, बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मतलब डिबेंचर को भी रेटिंग देता है, बॉन्ड्स को भी, और फिक्स्ड डिपॉजिट को भी। अरे वो क्रेडिट स्कोर्स डिबेंचर्स को भी देता है, बॉन्ड्स को भी, डिपॉजिट को भी, और बहुत सारे क्रेडिट रेटिंग नॉर्मली। हेल्पिंग इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्ट करने वाले हैं उसका हेल्प करता है नॉर्मली। अरे मैं मान लो कहीं पे 1 करोड़ रुपया लगाने वाला हूं, तो मैं पहले क्रेडिट स्कोर चेक करूंगा ना। मैं बोलूंगा ना, अरे ला अपना क्रेडिट स्कोर दिखा। अगर क्रेडिट स्कोर तेरा अच्छा रहा फिर ही मैं तेरे को लोन दूंगा, नहीं तो नहीं। तो इन्वेस्टर्स को ये हेल्प करता है नॉर्मली। इन्वेस्टर्स इसे समझ पाते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का ये क्रेडिट स्कोर से समझ पाते हैं कि इन्वेस्ट करूं कि ना करूं, इसमें इन्वेस्ट करूं कि ना करूं। प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी, ये ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है, बात खत्म। मॉनिटरिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एजेंसी कंटिन्यूअसली मॉनिटर फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंपनी एंड रिवाइज रेटिंग्स व्हेन नेसेसरी। एजेंसीज जो है वो कंटिन्यूअसली फाइनेंशियल कंडीशंस को मॉनिटर करता रहता है, और कभी भी रेटिंग को रिवाइज करना पड़े रिवाइज कर देता है। ठीक है। तो एजेंसीज कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता रहता है कि कंपनीज का अभी अभी का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा चल रहा है। अगर फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा भी खराब रहा, रेटिंग्स गिर जाएगा, रेटिंग उसका गिर जाएगा भाई। तो ये कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है। एंड फैसिलिटेट फंड रेसिंग, गुड रेटिंग हेल्प कंपनीज रेस फंड्स इजीली एट द लोअर कॉस्ट फ्रॉम इन्वेस्टर्स। अच्छा रेटिंग रहा कंपनी कहीं से भी पैसा उठा लेगी। अच्छा रेटिंग रहा कंपनी कहीं से भी पैसा उठा लेगी, इजीली पैसा उठा लेगी, कोई उसको दिक्कत नहीं आएगा, कोई उसको दिक्कत नहीं आएगा। बात समझे? आइए यहाँ पे अपने को बोला है मेंशन द नेम्स ऑफ सम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का नाम बताइए ना, प्लीज नाम बताइए ना कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का। तो आइए देखिए, नाम देखिए, याद करना पड़ेगा आप लोग को। सबसे पहला है दोस्तों CRISIL। ठीक है। CIRSIL का मतलब है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंडिया का, ठीक है, याद रखिएगा। CRISIL जो है ये फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंडिया का। ये पहला क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंडिया का, ठीक है। दूसरा है IRCA। IRCA का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर केयर रेटिंग। अब केयर रेटिंग का मतलब क्या है? क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। ये डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज है जो क्रेडिट स्कोर देती है, डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज है जो क्रेडिट स्कोर देती है। फिर इंडिया इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च है, फॉर्मली नोन एज द फिच इंडिया। इसको पुराने जमाने में आप लोग अपने लोग फिच इंडिया बोलते थे, लेकिन आज बोलते हैं इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च। ठीक है। फिर है ब्रिक वर्क रेटिंग। ब्रिक वर्क रेटिंग मतलब कंपनीज, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को जो रेटिंग प्रोवाइड्स करता है उसको बोलते हैं ब्रिक वर्क रेटिंग। ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसे एजेंसीज के नाम है, जो कि ये सब कुछ ऐसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के नाम है। CIRSIL, IRCA, फिर वो केयर केयर। ठीक है। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, ब्रिक वर्क रेटिंग। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। ये क्या है? मेंशन द नेम्स ऑफ सच क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, पढ़ लीजिएगा इसको। फिर बात करते हैं बेटा कि कमर्शियल बैंक और मर्चेंट बैंक में क्या डिफरेंस रहता है भैया। अरे आप बोलो भैया कि कमर्शियल बैंक और मर्चेंट बैंक में क्या डिफरेंस रहता है। अरे कमर्शियल बैंक जैसे हो गया SBI, PNB, ये लोग क्या करता है? ये लोग बस आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा और लोन देगा पब्लिक को। सो कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड प्रोवाइड्स लोन टू द पब्लिक। कमर्शियल बैंक क्या करता है? SBI, PNB क्या करता है? आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, आप ही को लोन दे देता है।
और मर्चेंट बैंक क्या करता है? मर्चेंट बैंक फाइनेंशियल एडवाइस देता है कंपनीज को कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, शेयर्स बिकवाता है, आईपीओ लाता है। मर्चेंट बैंक फाइनेंशियल एडवाइस देता है कंपनी को। फाइनेंशियल जितना भी फाइनेंशियल एडवाइस है वो सारा का सारा मर्चेंट बैंक देता है कंपनी को। फिर मेन मेन फंक्शन, ये कमर्शियल बैंक का मेन फंक्शन है कि बैंकिंग एंड लेंडिंग एक्टिविटीज, एटीएम सर्विसेज, लेंडिंग एक्टिविटीज नॉर्मल। और मर्चेंट बैंक का मेन फंक्शन है इशू मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विस। अरे जो कंपनी लोग जो शेयर इशू करता है उसको पूरा का पूरा मैनेज करता है। ये जो पब्लिक इशू को मैनेज कौन करता है? मर्चेंट बैंक। तो मर्चेंट बैंक ना कंपनी का लक्ष्मण है, लक्ष्मण। जैसे राम के लिए लक्ष्मण था, वैसे मर्चेंट बैंक क्या है? वो कंपनी के लिए लक्ष्मण है। मतलब कि कंपनी कोई भी शेयर को इशू करेगा, नॉर्मली कोई भी अगर शेयर को इशू करेगा वगैरह वगैरह, उसको हेल्प करता है। ठीक है। फाइनेंशियल एडवाइस देता है मर्चेंट बैंक। एक कंपनी को फाइनेंशियल एडवाइस देता है कि वो पैसा कैसे उठा सकता है मार्केट से, वो पैसा कैसे उठा सकता है मार्केट से। ठीक है। फिर कस्टमर्स। अच्छा, ये कमर्शियल कमर्शियल बैंक का कस्टमर कौन कौन है भैया? जनरल, जनरल पब्लिक, ट्रेडर्स एंड बिजनेस। और मर्चेंट बैंक का कस्टमर्स कौन कौन है? मेनली कॉर्पोरेट कंपनीज एंड लार्ज इन्वेस्टर्स। फिर कमर्शियल कमर्शियल बैंक जो है वो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड डज नॉट जनरली एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट। अब बात समझिए कि मर्चेंट मर्चेंट बैंक जो है वो पब्लिक पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता। मर्चेंट बैंक का रोल बस इतना है कि कंपनी को फाइनेंशियल एडवाइस देना, उसके बदले में कमीशन मिलता है उसको। कंपनी को अंडरराइटिंग फाइनेंशियल एडवाइस देना, सर्विसेज देना, उसके बदले में उसको कमीशन मिलता है। फिर कमर फिर आप ये बात करोगे कि कमर्शियल बैंक क्या करता है? सर कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स भी देता है। और मर्चेंट बैंक सिर्फ सिर्फ कंपनीज की मदद करता है, सिर्फ कंपनीज की मदद करता है और कुछ नहीं करता है। अच्छा, अब कमर्शियल बैंक का सर्विसेज कैसा? ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज जैसा, जैसा बैंक का सर्विस होता है वैसे ही सर्विस देता है कमर्शियल बैंक। लेकिन मर्चेंट बैंक क्या करता है? फाइनेंशियल एंड कंसल्टेंसी सर्विस। सिर्फ एक कंपनी को कंसल्ट करता है, सिर्फ एक कंपनी को फाइनेंशियल एडवाइस देता है और कुछ नहीं करता है मर्चेंट बैंक। मर्चेंट बैंक बैंक नहीं है, वो कंपनी को बस एडवाइस देता है, उसके बदले में कमीशन लेता है। ठीक है। फिर ये कमर्शियल कमर्शियल बैंक जो है उसको रेगुलेट करता है आरबीआई, मर्चेंट बैंक को रेगुलेट करता है सेबी। हम क्या बोले कि कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करता है आरबीआई, मर्चेंट बैंक को रेगुलेट करता है सेबी। एग्जांपल्स जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी बैंक, यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, एसबीआई कैपिटल मार्केट वगैरह वगैरह। ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? चलिए आइए देखिए, अब बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, आइए लास्ट क्वेश्चन। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन आईसीआरए एंड सीआरआईएसआईएल। अपने को क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है आईसीआरए और सीआरआईएसआईएल, उसके बारे में शॉर्ट नोट्स लिखने बोला है नॉर्मली। सबसे पहले आईसीआरए का बताते हैं। नॉर्मली आईसीआरए का मतलब क्या होता है? आईसीआरए स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आईसीआरए का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ये स्टैब्लिश हुआ था 1991 में और वन ऑफ द लीडिंग क्रेडिट एजेंसीज है इन इंडिया। ठीक है। आईसीआरए बहुत बड़ा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। ये लोग ना क्रेडिट स्कोर देता है, ये लोग क्रेडिट स्कोर वाला सर्विस देता है। आईसीआरए प्रोवाइड्स क्रेडिट रेटिंग रिसर्च एंड एडवाइजरी सर्विसेज। आईसीआरए क्या क्या करता है? क्रेडिट रेटिंग सर्विसेज देता है, रिसर्च और एडवाइजरी सर्विसेज देता है। आइए इसका इसका एक बार फंक्शंस पढ़ते हैं। तो आईसीआरए क्या करता है? सबसे पहले क्रेडिट रेटिंग सर्विसेज देता है, फाइनेंशियल फाइनेंशियल ठीक है। आईसीआरए प्रोवाइड्स रेटिंग फॉर द डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, बैंक लोन, फिक्स्ड डिपॉजिट। तो ये क्रेडिट स्कोर देता है, क्रेडिट स्कोर वाला सर्विस देता है। बेसिकली क्रेडिट स्कोर ये लोग जज करता है। आईसीआरए क्या करता है? रिस्क असेसमेंट करता है, रिस्क का पता लगाता है नॉर्मली कि क्या ये कंपनी में इतना दम है कि ये पैसा को रिटर्न कर दे। इट इवेलुएट्स द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड repayment capacity of companies and institutions। एक कंपनी में, एक इंस्टीट्यूशन में क्या इतना दम है कि ये पैसा को वापस कर दे। ये रिस्क को भी इवेलुएट करता है। रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज भी देता है। आईसीआरए प्रोवाइड्स मार्केट रिसर्च, इंडस्ट्री एनालिसिस एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एडवाइजरी सर्विसेज भी देता है। इट ऑफर्स कंसल्टेंसी सर्विसेज रिलेटेड टू द फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। ये एडवाइजरी सर्विसेज, ये कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देता है।
प्रमोट्स इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, आईसीआरए जो है वो इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है। क्लियर है आप लोगों को? बिल्कुल सर। ओके, चकचकाचक एकदम। फिर बात करेंगे CRISIL। CRISIL क्या करता है? ये ये क्या है भैया, ये क्या है? तो CRISIL ये भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। CRISIL का मतलब होता है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये 1987 में स्टैब्लिश हुआ था। ये फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ये इंडिया का फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ये भी वही सेम सेम सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्रेडिट रेटिंग वाला सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल रिसर्च एंड एनालिसिस करता है, रिस्क एंड एडवाइजरी सर्विसेज देता है। ये भी एकदम सेम सेम टू सेम सर्विसेज ये भी प्रोवाइड करता है। नो डिफरेंस बेटा। असिस्ट इन्वेस्टर्स एंड सपोर्ट फाइनेंशियल मार्केट डेवलपमेंट। क्लियर? इतना आप लिख दीजिएगा, काम काम आपका बन जाएगा, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो बस देखिए, यूनिट नंबर 5 खत्म। यूनिट 5 हमारा खत्म 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 भाई। ठीक है, अब देखिए यूनिट 5 नहीं, यूनिट 6। तो अपने लोग ने अभी तक क्या क्या कंप्लीट किया देखिए। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 6। अब यूनिट 7 करेंगे। तो अपने लोग ने यूनिट 1 मतलब कि 10 मार्क्स कवर कर लिया, यूनिट 2 अपने लोग ने 10 मार्क्स कवर कर लिया, यूनिट 3 अपने लोग ने 20 मार्क्स कवर कर लिया, यूनिट 6 अपने लोग ने यहाँ पे 20 मार्क्स कवर कर लिया, 20 मार्क्स। और यूनिट 7 अपने लोग यहाँ पे 10 मार्क्स कवर करेंगे, मतलब 70 मार्क्स का कवरेज हो जाएगा आपका। मेजोरिटी चंक हो जाएगा आप लोग का। और शाम को हम यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 5 करवा देंगे। आप बोल रहे हैं यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 करवा देंगे, हो जाएगा। तो ये सब सारा यूनिट अपना हो गया। आइए अब यूनिट नंबर 7 में मिलते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है गाइस कि इतना कुछ करने के बाद आप लोग लाइक कमेंट शेयर नहीं कर रहे हो ना, पाप लगेगा भाई, पाप। इसीलिए लाइक कमेंट शेयर बनता है भाई, बनता है। इतना सब कुछ करने के बाद अगर आप लाइक कमेंट शेयर नहीं कर सकते, एक कमेंट नहीं कर सकते भाई, पाप लगेगा। प्लीज आप लोग लाइक कमेंट शेयर कीजिए, थोड़ा सा हम लोग का भी मेहनत को कदर कीजिए। थैंक यू। आइए जी आइए, अभी अपने लोग यूनिट नंबर 7 करने वाले हैं। एक छोटा सा यूनिट है, इसको अपने लोग 15 से 20 मिनट में निपटा देने वाले हैं, ठीक है? तो अपने लोग ने बहुत कुछ कंप्लीट कर लिया है, 1 2 3 6 कर लिया कंप्लीट, और अब करने वाले हैं 7। 7 छोटा यूनिट है दोस्तों, इसके बाद वाले पार्ट में 4 और 5 आएगा, ठीक है? चलिए, तो इसका नाम है दोस्तों इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। अब इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन क्या होता है, आप वो पूछोगे नॉर्मली कि भैया इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन होता क्या है। सबसे पहले तो ये आप बताइए। तो इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन का मतलब है कि इन्वेस्टर्स के पैसों या इन्वेस्टर्स के अधिकारों को फ्रॉड, चीटिंग या अनफेयर प्रैक्टिसेस से बचाना। इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन का मतलब है कि मैंने भाई 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे, मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए, मेरे साथ चीटिंग ना हो जाए, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी सेबी की है। सेबी मेरे को बचाएगा कि मेरे पैसे का कोई फ्रॉड, मिसयूज ना हो जाए। नॉर्मली मैं जो शेयर मार्केट में पैसा लगाया हूं, मैं जो 1 1 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगाया हूं, मेरा पैसा का मिसयूज ना हो जाए। तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का मतलब इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, इन्वेस्टर के पैसों को प्रोटेक्ट करना। Investors protection means safeguarding the interest and right of investors against fraud, unfair practices, and financial losses in the financial market. सिंपल सा मतलब है भैया, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन इंश्योर करता है कि इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ रहे और उनके साथ कोई धोखा ना हो। भाई मैंने एक शेयर मार्केट में 1 लाख रुपया पैसा लगाया, तो मेरे साथ कोई धोखा ना हो भाई, तो मेरे को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सेबी की है। तो लिखा हुआ देखो, इन इंडिया सेबी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स। मेरे को सेबी प्रोटेक्ट करेगा कि मेरे साथ कोई धांधलीबाजी ना हो, कोई कंपनी फ्रॉड ना करे, कोई कंपनी चूना ना लगाए, और कोई कंपनी पैसा लेके ना भागे इन्वेस्टर का। तो इसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी अपने इंडिया में सेबी का रहता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। क्यों इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन करना है भैया, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है? सबसे पहले तो इन्वेस्टर को फ्रॉड के अगेंस्ट बचाना है, इसीलिए कि भैया एक इन्वेस्टर्स जो शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, उसके साथ कोई चीटिंग ना हो, मैनिपुलेशन ना हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो, ये इंश्योर करता है सेबी।
सेबी इंश्योर करता है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ रहे, इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी। सारा का सारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जैसा बताया गया है, जैसा दिखाया गया है एक्चुअली में वो वैसा ही हो। इट इंश्योर्स प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय कंपनीज टू इन्वेस्टर्स। सेबी इंश्योर करता है कि हर एक इन्वेस्टर्स अच्छे से इन्वेस्ट करे, हर एक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी के साथ अगर धोखा हो गया तो इन्वेस्टर तो पैसा लगाएगा ही नहीं कैपिटल मार्केट में। तो सेबी ये इंश्योर करता है कि हर एक इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना है और उसका कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है कि वो ज्यादा से ज्यादा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे, ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल मार्केट में वो इन्वेस्ट करे। प्रोटेक्शन मेजर्स इनकरेज पीपल टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल मार्केट सेफली। अगर मान लीजिए कि फ्रॉड हो जाए किसी का पैसा का, किसी का पैसा बुड़ जाए, तो वो शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाएगा, सीधा सा बात है। सेबी ये इंश्योर करता है कि फेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस हो, कि ट्रेडिंग जो हो रहा है ना उसमें कोई धोखाधड़ी ना हो, ऑनेस्ट ट्रेडिंग हो, एकदम फेयरनेस के साथ ट्रेडिंग हो, फेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस। सेबी इंश्योर करता है कि इन्वेस्टर के ग्रीवेंसेस को, इन्वेस्टर्स के सारे शिकायतों को सुना जाए और उसको रिड्रेस किया जाए। इन्वेस्टर के जो भी शिकायत है, मैं मान लो इन्वेस्टर हूं, मैं पैसा लगाया हूं, मेरे जो भी शिकायत है मैं बोलूंगा सेबी को, सेबी सुनेगा। नहीं सुनेगा तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ठीक है। और डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, सेबी की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कि कैपिटल मार्केट को डेवलप करे। तो ये क्या था ऑब्जेक्टिव्स का, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन क्यों किया जाता है? कि ताकि फ्रॉड से बचा सके, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर सके, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ा सके, फेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस हो सके, इन्वेस्टर के ग्रीवेंसेस सुन सके और डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट का डेवलपमेंट हो सके। ठीक है। बात करते हैं कि स्टेट द इंपॉर्टेंट डिवाइसेस कंसर्निंग स्टॉक एक्सचेंज डीलिंग। अरे स्टॉक मार्केट को फेयर, ट्रांसपेरेंट और सेफ बनाने के लिए कौन कौन से मेजर्स यूज किए जाते हैं, कौन कौन से डिवाइसेस यूज किए जाते हैं? अरे भैया, स्टॉक मार्केट को सेफ बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कौन कौन से डिवाइसेस को यूज किए जाते हैं उसके बारे में बात की जाते हैं दोस्तों। तो स्टॉक एक्सचेंज डीलिंग आर रेगुलेटेड थ्रू वेरियस डिवाइसेस एंड कंट्रोल्स मेजर टू इंश्योर फेयर ट्रेडिंग, ट्रांसपेरेंसी एंड इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। एक स्टॉक एक्सचेंज को अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, फेयर, ट्रांसपेरेंट और सेफ बनाने के लिए नॉर्मली कौन कौन से डिवाइसेस का यूज किया जाता है? सबसे पहले तो दिया हुआ है इंपॉर्टेंट डिवाइसेस कंसर्निंग स्टॉक एक्सचेंज डिटेल्स। देखिए, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी सबसे पहले बोला हुआ है कि सिर्फ लिस्टेड कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड हो सकते हैं। अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो तो सिर्फ लिस्टेड कंपनी के शेयर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो सकते हैं। ओनली अप्रूव्ड एंड लिस्टेड सिक्योरिटीज कैन बी ट्रेडेड ऑन स्टॉक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। फिर सेबी का पूरा रेगुलेशंस रहता है, सुपरविजंस रहता है, सेबी पूरा रेगुलेट करता रहता है, सुपरवाइज करता रहता है। ठीक है। फिर सिक्योरिटीज जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहता है, इसको बोलते हैं डीमैट। डीमैट अकाउंट आजकल आप लोगों को बनाना पड़ता है, मतलब सिक्योरिटीज जो ट्रेड होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या डीमैट फॉर्म में ट्रेड होता है। तो इसको बोलते हैं अपने लोग डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड इन इलेक्ट्रॉनिक और डीमैट फॉर्म। कि सिक्योरिटीज को एकदम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रेड किया जाता है। आजकल फोन से आप स्टॉक को ट्रेड करते हो, आजकल फिजिकल नहीं जाना पड़ता आप लोग। अच्छा, स्क्रीन बेस्ड ऑनलाइन ट्रेडिंग, आजकल ऑनलाइन ट्रेडिंग होता है। आजकल ये कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू आप ट्रेडिंग करते हो, फिजिकली आपको जाना नहीं पड़ता है, फिजिकली आपको स्टॉक में पैसा लगाने के लिए जाना नहीं पड़ता। मार्जिन रिक्वायरमेंट, इन्वेस्टर्स को मार्जिन मनी मेंटेन करनी पड़ती है, एक मार्जिन मनी इन्वेस्टर्स को मेंटेन करनी पड़ती है ताकि रिस्क कम उठाना पड़े। एक मार्जिन मनी इन्वेस्टर्स को मेंटेन करनी पड़ती है, इन्वेस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन मार्जिन मनी टू रिड्यूस स्पेक्युलेटिव रिस्क। फिर सर्किट ब्रेकर्स है, अगर मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे हो तो ट्रेडिंग टेम्पोररी रोक दी जाती है। ठीक है। अगर मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर है या बहुत ज्यादा नीचे हो तो ट्रेडिंग जो है वो रोक दी जाती है, स्टेबिलिटी लाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए ट्रेडिंग फटाफट से रोक दी जाती है। ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज इम्पोज वो टेम्पोररी ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्शंस ड्यूरिंग एक्सट्रीम प्राइस फ्लक्चुएशंस टू मेंटेन स्टेबिलिटी। अगर अगर मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे जाता है तो ट्रेडिंग उसी वक्त रोक दी जाती है। ठीक है। क्लियर है? तो ये पढ़ लीजिएगा नॉर्मली, ये क्या है, ये है स्टेट द इंपॉर्टेंट डिवाइसेस कंसर्निंग स्टॉक एक्सचेंज डीलिंग। फिर बात करते हैं अपने लोग, व्हाट आर द रोल ऑफ मीडिया इन इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। मीडिया का क्या क्या रोल रहता है?
इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन में मीडिया का क्या क्या रोल रहता है? मीडिया इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस देने, अवेयरनेस बढ़ाने या फ्रॉड्स को एक्सपोज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मीडिया ही एक्सपोज करती है, मीडिया ही इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन करती है नॉर्मली, कि देखो इस कंपनी में पैसा नहीं लगाना, ये कंपनी फ्रॉड है। मीडिया से करके बोल रही है ये कंपनी में पैसा नहीं मत लगाना, ये कंपनी फ्रॉड है। तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन में। Media plays an important role in protecting investors by spreading financial information, creating awareness and exposing frauds and unfair practices. मीडिया ही सारा का सारा फ्रॉड जो है, अनफेयर प्रैक्टिसेस जो है वो एक्सपोज करता है, अवेयरनेस क्रिएट करता है नॉर्मली। ठीक है, क्लियर है? तो अब अपने लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब अपने लोग पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ मीडिया इन इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। मीडिया का क्या रोल रहता है इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन में? सबसे पहले मीडिया क्या करता है? फिनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मीडिया स्टॉक मार्केट, कंपनीज और इन्वेस्टर्स अपॉर्चुनिटीज की इंफॉर्मेशंस देता है। मीडिया सारी की सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है आप लोगों को, इन्वेस्टर को अवेयर करता है, क्रिएटिंग क्रिएटिंग इन्वेस्टर्स अवेयरनेस। कोई भी फ्रॉड्स होता है, कोई भी स्कैम होता है, उसको एक्सपोज करता है मीडिया। देखो ये फ्रॉड कर रहा है, ये इनसाइडर ट्रेडिंग हो रहा है। मीडिया का ये भी काम है कि कोई भी फ्रॉड्स होता है, कोई भी स्कैम होता है, एक्सपोज करता है। ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है मीडिया, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को गाइड करता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को गाइड करता है, एंड स्प्रेडिंग गवर्नमेंट एंड सेबी गाइडलाइंस। और सारा का सारा गाइडलाइंस, चाहे वो सेबी का गाइडलाइंस हो, चाहे वो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस हो, उसको मानता है। ठीक है, स्प्रेडिंग गवर्नमेंट एंड सेबी गाइडलाइंस। अब बात करेंगे अपने लोग नेक्स्ट कि सेबी का रोल क्या है इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन में। इंपॉर्टेंस ऑफ सेबी इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। सेबी क्या क्या करता है? ठीक है, सेबी का मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करता है इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन के लिए? सेबी इंडिया का कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है। सीधा सा बात है, वो वॉचमैन है, वो पुलिस है। वो वॉचमैन का काम करता है, पुलिस का काम करता है नॉर्मली इन्वेस्टर्स के लिए, कि इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड ना हो जाए। वो फ्रॉड को रोकने के लिए सेबी सेबी बहुत कुछ करता है, सेबी बहुत कुछ करता है। देखिए लिखा हुआ है, द सेबी was established in 1988 and given the statutory power in 1992। तो वो सेबी जो है वो 1998 में स्टैब्लिश हुआ था, उसको पावर मिला 1992 में। सेबी इज द मेन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ द इंडियन कैपिटल मार्केट। सेबी जो है इंडियन कैपिटल मार्केट का मेन रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो क्या क्या रोल है सेबी, ये क्या क्या करता है? सबसे पहले प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन। सेबी फ्रॉड्स को रोकता है, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकता है, प्राइस का मैनिपुलेशंस को रोकता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकता है। सेबी प्रिवेंट्स इनसाइडर ट्रेडिंग, प्राइस मैनिपुलेशंस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन द स्टॉक मार्केट। रेगुलेशंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। सेबी एनएससी, बीएससी जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करता है स्टॉक एक्सचेंज को, वश में करता है। SEBI supervises and regulates stock exchange like NSE and BSE with disclosure and transparency। तो कंपनीज का सही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना कंपलसरी करता है नॉर्मली सेबी। सेबी बोलता है कि आप लोगों को अगर आप लोगों को यहाँ पे ट्रेडिंग करना है तो सही इंफॉर्मेशन दो। सेबी मेक्स इट कंपलसरी फॉर कंपनीज टू डिस्क्लोज प्रॉपर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हर एक कंपनी के लिए प्रॉपर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपलसरी करता है सेबी। रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्केट इंटरमीडिएटरीज। तो जितने भी ब्रोकर्स होते हैं, मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, नॉर्मली सेबी बोलता है कि पहले आप रजिस्टर कराइए हमारे यहाँ। सबसे पहले हमारे साथ रजिस्टर आप करवाइए। ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड, जितने भी ब्रोकर्स होते हैं वो रजिस्टर करते हैं सेबी में, उसके बाद वो कर सकते हैं ट्रेडिंग। फिर इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस। सेबी जो है वो इन्वेस्टर्स को अवेयर करता है और अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाता है नॉर्मली। बहुत सारा एजुकेशनल कैंपेन्स एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाता है कि जागो ग्राहक जागो, बचो, फ्रॉड से बचो, कोई भी फ्रॉड कंपनी है तो उससे बचो। तो सेबी कंडक्ट अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड एजुकेशनल कैंपेन फॉर इन्वेस्टर्स। रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर्स कंप्लेन। तो इन्वेस्टर का जो भी शिकायत होता है, जो भी कंप्लेन होता है, उसको वो ग्रीवाइंस प्रोवाइड, उसकी शिकायत को सुनते हैं सेबी। इन्वेस्टर्स को जो भी कंप्लेंट्स होता है, जो भी, ठीक है, उसकी ग्रीवेंसेस को सुनते हैं। सेबी प्रोवाइड्स ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर सॉल्विंग इन्वेस्टर्स कंप्लेन एंड डिस्प्यूट्स। एंड रेगुलेशंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड आईपीओ। सेबी जो है म्यूचुअल फंड्स को भी रेगुलेट करता है, आईपीओ को भी रेगुलेट करता है नॉर्मली। और सेबी
फेयर एंड एफिशिएंट मार्केट को प्रमोट करता है कि मार्केट जो है फेयरनेस के साथ, एफिशिएंसी के साथ, स्टेबिलिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ चले, ये इंश्योर करता है। सेबी इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, स्टेबिलिटी इन द कैपिटल मार्केट ऑपरेशंस। कि सेबी ये इंश्योर करता है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ, एफिशिएंसी के साथ, स्टेबिलिटी के साथ सारा का सारा मार्केट चल रहा है कि नहीं। फिर यहाँ पे बोला है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है स्टॉक एक्सचेंज का। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म का मतलब है इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट्स को सुनना, इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट को सॉल्व करने का सिस्टम। कि अगर कोई भी इन्वेस्टर का कोई भी कंप्लेन है, कोई भी इन्वेस्टर का कोई भी कंप्लेन है, उसको आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, उस सिस्टम को बोलते हैं अपने लोग ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म। तो यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल्स बताने बोला है कि ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म का मतलब है इन्वेस्टर्स की जितने भी कंप्लेंट्स है, इन्वेस्टर्स की जितने भी डिस्प्यूट्स है, उसको सॉल्व करने का सिस्टम को बोलते हैं अपने लोग ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म। So the grievances redressal mechanism of stock exchange refers to the system established for solving complaints and disputes of investors relating to the stock market transactions. तो जितने भी कंप्लेंट्स है स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शन से लेके इन्वेस्टर्स को, उसको सॉल्व करने का सिस्टम को अपने लोग बोलते हैं ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, इन्वेस्टर के कंप्लेंट्स को क्विकली और फेयरली डील करना, इन्वेस्टर के मन में कॉन्फिडेंस को बढ़ाना स्टॉक मार्केट को लेके, इन्वेस्टर को ये इंश्योर कराना कि सब कुछ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के साथ हो रहा है, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के साथ हो रहा है, सारा का सारा ट्रांजेक्शन एकदम सही है। ठीक है। फिर देखिए, यहाँ पे पढ़िए ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। आइए देखिए, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, स्टॉक एक्सचेंज का ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म कैसा कैसा है, जरा आप समझिए पहले। सबसे पहले इन्वेस्टर वो सर्विस सेल क्या होता है? इन्वेस्टर सर्विस सेल, इन्वेस्टर सर्विस सेल का मतलब होता है स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर की कंप्लेंट रिसीव और हैंडल करता है। सबसे पहले ना स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर की जितना भी कंप्लेन है उसको हैंडल करता है। स्टॉक एक्सचेंज मेंटेन इन्वेस्टर सर्विस सेल टू रिसीव एंड हैंडल इन्वेस्टर्स कंप्लेन। इन्वेस्टर सर्विस सेल में इन्वेस्टर का सारा कंप्लेंट्स को रिसीव किया जाता है, हैंडल किया जाता है। फिर सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम। अब सेबी सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम क्या करता है? सेबी सेबी का ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल है। अगर आपको ऑनलाइन ऑनलाइन कंप्लेंट डालना है तो इसमें आप डालिए सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम। सेबी हैज इंट्रोड्यूस्ड एन ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम कॉल्ड स्कोर्स फॉर इन्वेस्टर्स। स्कोर्स बोल के एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां से आप ऑनलाइन भी सेबी का कंप्लेंट डाल सकते हो। किसी भी इन्वेस्टर को अगर ऑनलाइन कंप्लेंट डालना है तो डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर उससे भी सॉल्व नहीं हुआ तो आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म होगा। नॉर्मली आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म मतलब इंडिपेंडेंट आर्बिटर, एक मतलब आर्बिट्रेटर उसको बोलते हैं कि जो एक वकील होता है और जो दोनों पार्टी की सुलह करवाता है, जो दोनों पार्टी की बात को सुनता है। एक इंडिपेंडेंट आर्बिटर को रखा जाएगा और जो दोनों पार्टी की बात को सुना जाएगा और अपना वो सुनवाई देगा नॉर्मली। ठीक है। लिखा हुआ है कि इफ डिस्प्यूट्स आर नॉट रिजॉल्व थ्रू नॉर्मल प्रोसीड्यूर्स दे मे रेफर्ड एन आर्बिट्रेशन। तो एक आर्बिट्रेटर को रखा जाएगा जो दोनों पक्षों की बात सुनेगा और अपना राय देगा। नॉर्मली ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। फिर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड, ब्रोकर डिफॉल्ट करके इन्वेस्टर को कंपेंसेशन देने के लिए फंड मेंटेन किया जाता है नॉर्मली। ठीक है, क्लियर है। इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड्स भी मेंटेन किया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज मेंटेन्स इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड टू कंपनसेट इन्वेस्टर इन सर्टेन केसेस ऑफ ब्रोकर डिफॉल्ट। अगर ब्रोकर धोखेबाज निकला, अगर अगर ब्रोकर मान लीजिए चीटिंग बाज निकला नॉर्मली, तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड को मेंटेन करता है टू कंपनसेट इन्वेस्टर्स। कि इन्वेस्टर के साथ अगर कोई धोखा हो गया, वो धोखेबाज अगर निकला, तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इन्वेस्टर को कंपनसेट करता है। और डिसिप्लिनरी एक्शंस अगेंस्ट ब्रोकर, अगर ब्रोकर ब्रोकर वो धोखेबाज निकला तो उसके अगेंस्ट वो डिसिप्लिनरी एक्शंस लिया जाता है।
सेबी और तो वो सेबी और स्टॉक एक्सचेंज गलत ब्रोकर्स के खिलाफ एक्शंस लेते हैं, डिसिप्लिनरी एक्शंस लेते हैं, ठीक है। उसको 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 या तो सस्पेंड कर सकते हैं, या तो उसको बोल सकते हैं कि पेनाल्टीज दो, उसको या तो बोल सकते हैं कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। फिर डीमैट एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। आजकल देखो, आजकल सब कुछ ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रहा है, आजकल सारा का सारा ट्रेडिंग जो है ऑनलाइन हो रहा है। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स वो सेटलमेंट एंड डीमैट सिस्टम रिड्यूसेस कंप्लेंट्स। आजकल ऑनलाइन हो रहा है ना सब कुछ, तो कंप्लेंट भी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जा रहा है। और सेबी की तरफ से इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी लाया जाता है, ताकि सारा का सारा इन्वेस्टर्स को एजुकेट कर पाए अपने राइट्स के बारे में, रिस्क के बारे में एंड कंप्लेंट्स प्रोसीड्योर के बारे में। सेबी की तरफ से इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स भी लाया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली यही था नॉर्मली। पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से। देखिए हम लोग ने चैप्टर नंबर 7 बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको करके खत्म। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी इन इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन? जुडिशरी का क्या रोल रहता है इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन? अरे कोर्ट वोट का क्या रोल रहता है? कोर्ट का क्या रोल रहता है? कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उन लोगों का क्या रोल रहता है इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन के लिए? तो सबसे पहले अपना जो कोर्ट्स है वो क्या करता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रॉड एंड मैल प्रैक्टिसेस। ये इंश्योर करता है कि जितने भी फ्रॉड्स है, जितने भी मैल प्रैक्टिसेस हुए हैं, उसके अगेंस्ट पूरा का पूरा कंप्लेंट लेता है नॉर्मली। तो ठीक है, सिंपल सा बात है। कोर्ट फ्रॉड्स या इनसाइडर ट्रेडिंग या मार्केट मैनिपुलेशन करने वालों को पनिश करती है। कोर्ट कोर्ट क्या करती है? जो लोग भी फ्रॉड करता है, जो लोग चोट्टा रहता है, जो लोग फ्रॉड करता है, ठीक है, उन लोगों को पनिश करती है। फिर इन्फोर्समेंट ऑफ इन्वेस्टर्स राइट, इन्फोर्समेंट ऑफ मतलब कि इन्वेस्टर्स राइट। तो कोर्ट जो है वो इन्वेस्टर्स को लीगल राइट को प्रोटेक्ट करती है। कोर्ट जो है वो इन्वेस्टर्स का लीगल राइट को प्रोटेक्ट करती है। जुडिशरी इंश्योर्स दैट इन्वेस्टर्स रिसीव देयर लीगल राइट सच एज डिविडेंड, रिफंड ऑफ एप्लीकेशंस मनी एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। फिर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। कोर्ट या ट्राइब्यूनल ना इन्वेस्टर्स कंप्लेंट्स और ब्रोकर्स का डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं। जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं इन्वेस्टर्स के, कंपनीज के, ब्रोकर्स के, उसको सॉल्व करते हैं। कोर्ट क्या करता है? कोर्ट फाइनेंशियल लॉस को इंटरप्रेट भी करता है नॉर्मली, ठीक है। कोर्ट मतलब कि कोर्ट का क्या रोल है? तो कोर्ट क्या करता है? कोर्ट फाइनेंशियल लॉस को इंटरप्रेट भी करता है। द जुडिशरी इंटरप्रेट्स एंड क्लैरिफाइज प्रोविजंस ऑफ द फाइनेंशियल लॉस एंड रेगुलेशंस फॉर द प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन। कोर्ट अगर अगर आप लॉस का पूरा वायलेशन करोगे, अगर लॉ का उल्लंघन करोगे, कानून का उल्लंघन करोगे, तो कोर्ट आपको पनिशमेंट भी देगा, पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ द लॉ, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, क्लियर है। और कोर्ट कोर्ट जो है ये इंश्योर करता है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़े, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़े और वो ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाए, ठीक है। इन्वेस्टर के साथ अगर फ्रॉड होता रहेगा तो मैं शेयर मार्केट में पैसा क्यों लगाऊं भाई? मेरे साथ अगर बार बार फ्रॉड होता रहेगा तो मैं शेयर मार्केट में पैसा क्यों लगाऊं? तो कोर्ट यही इंश्योर करता है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़े और पैसा लगाए मार्केट में, ठीक है। एंड सुपरविजन ऑफ द रेगुलेटरी ऑथोरिटीज, तो कोर्ट सेबी पे भी नजर डालता है कि सेबी अपना काम सही से कर रहा है ना, सेबी अपना काम सही से कर रहा है ना। कोर्ट सेबी पे भी नजर डालता है, ठीक है। देखिए, फिर दिया हुआ है कि इंपॉर्टेंट जुडिशियल बॉडी फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। तो कौन कौन सा जुडिशियल बॉडी है इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन के लिए? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट, सैट। सैट का मतलब सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल या नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। इसको पढ़ लीजिएगा, इतना तक हो जाएगा नॉर्मली, ठीक है। तो अपने लोग ने क्या क्या कर लिया? अपने लोग ने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 6, यूनिट 7 कर लिया और 70 मार्क्स का कवरेज कर लिया है अप्रोक्स अप्रोक्स। अब बस यूनिट 4, यूनिट 5 बाकी है, कर लेंगे अपने लोग रात में एक तो पार्ट सी आएगा, खत्म। खत्म, आईएफएस खत्म। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।